हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। आपके रेलवे साइंस स्पेशल बेंच में सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी साथी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई, अदर्स जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये बेंच दोस्तों उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइस, बिना किसी देरी से आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है? खाद्य विषाक्तता होने का क्या कारण है? मेरे प्यारे दोस्तों, सभी साथी जो है इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं पता तो प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के खाने से दोस्तों क्या हो जाता है? खाद्य विषाक्तता रोग हो जाता है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारी रेलवे एग्जाम की किसी भी एग्जाम में, और दोस्तों साथ ही में एसएससी जीडी कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण जो भी इसमें क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि खाद्य विषाक्तता ज़्यादातर ऐसे भोजन के सेवन के कारण होता है। तो दोस्तों, ऐसे भोजन कौन कौन से हैं जिनको सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि सेवन कर लिया जाता है उनको, तो भोजन करने से क्या हो जाता है? खाद्य विषाक्तता हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, सोल्मोनेला और लिस्टेरिया या दोस्तों ई कोलाई जैसे ये उदाहरण हैं। इसके कारण, इनके सेवन के कारण करने से क्या होता है? जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों से दूषित होते हैं। तो उनके कारण क्या हो जाता है? फिर खाद्य विषाक्तता हो जाता है। तो इनको आप अच्छी तरीके से, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान में रखना होगा। इन नामों को आप 2-3 बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके जो है ये क्लियर हो जाएँ और आपके दिमाग में रम जाएँ। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपन जानते हैं खाद्य विषाक्तता का कारण परजीवी में। दोस्तों, खाद्य विषाक्तता जो है ये परजीवी में कैसे शामिल होता है, तो उसको भी अपन जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है, टोक्सोप्लाज्मा और विषाणु जैसे नोरवॉक विषाणु भी दोस्तों इनमें, इनके कारण क्या हो जाता है? परजीवी में शामिल हो जाता है। तो आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन जो है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसी का इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें कि आखिरकार खाद्य विषाक्तता की लक्षण क्या होते हैं, तो कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब जी मिचलाना होता है, मल से खून आने होते हैं, और बुखार और थकान, पेट में दर्द होता है, तो सोच लेना कि खाद्य विषाक्तता की लक्षण है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि रासायनिक खाद्य परिरक्षक के रूप में क्या होता है। तो रासायनिक खाद्य परिरक्षक के रूप में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ऐसे पदार्थ जो या तो सूक्ष्म जीवों के विकास में देरी करने या दोस्तों उन्हें नष्ट करने में मदद करते हैं। इस प्रकार निर्माण और वितरण के दौरान गुणवत्ता में गिरावट को रोकते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपन जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा संगठक एंटासिड में सक्रिय संगठक है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है लगभग दोस्तों सभी एग्जाम में, यानी दोस्तों रेलवे की जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जितने भी दोस्तों हैं, इन सभी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन इसके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यदि अपने दोस्तों दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, तो इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका दूसरा नाम है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि NaHCO3 का क्या काम करता है, मतलब ये दोस्तों क्या काम करता है। तो इसका कार्य देखें, तो इसके अंदर पेट के अम्ल को कम करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका काम होता है।
अब दोस्तों अपन देखें कि इस एंटासिड के रूप में ये कैसे प्रयोग किया जाता है। तो एंटासिड में दोस्तों ये जो होता है हार्ट बीट में, अपच, पेट की खराबी के इलाज के लिए दोस्तों इसको एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से एंटासिड हैं जो क्या करते हैं, जल्दी काम करने वाला जो एंटासिड है तो वह भी दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि जल्दी काम करता है। इस एंटासिड को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की और इसके गुण की बात की जाए, इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों एक क्या होता है, सफ़ेद ठोस जो दोस्तों क्रिस्टलीय होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों यदि बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा नमकीन और क्षारीय स्वाद होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अपन देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो क्या है। प्यारे दोस्तों सभी साथी इसका सूत्र जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, NaHCO3। आई होप सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो इसका बेकिंग सोडा दोस्तों इसका सामान्य नाम है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडे की। तो प्यारे दोस्तों बेकिंग सोडा जो है इसको अपन कह सकते हैं शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको NaHCO3 में दोस्तों कौन कौन से एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक तो होता है अम्लीय एजेंट और एक क्या होता है सुखाने वाला एजेंट। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से यदि इसके अंतर्गत और इम्पोर्टेंट बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा और दोस्तों बेकिंग पाउडर दोनों ही दोस्तों एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो तभी कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो ताकि आपके ये रिमेंबर हो, आप कंफ्यूज न हो। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट मेरे प्यारे दोस्तों एक दावन सोडा ही होता है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है। इसी के साथ दोस्तों यदि बात की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों एक कास्टिक सोडा होता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड दोस्तों एक नमक होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अपना अगला क्वेश्चन है ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं उन सभी को अपन अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और साथ ही में दोस्तों इनका एनालाइज भी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाभिक या अन्य कोशिकांग रहित जीव कौन कौन से हैं। तो प्यारे दोस्तों अपनी कोशिकाओं में जो होते हैं अन्य जो कोशिकांग रहित जीव होते हैं उनके अंतर्गत प्रोकैरियोट्स, एक बार सभी साथी कमेंट में लिखेंगे ताकि ये नाम थोड़े दोस्तों हार्ड है जो कि आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इनको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके ध्यान में रहे कि ये नाम था। तो प्राकेंद्रिक भी इसको कहते हैं, इसको भी आप कंफ्यूज नहीं होना है और इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि यूकेरियोट्स जो जिसको अपन क्या बोलते हैं सुकेंद्रिक से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं दोस्तों, कौन भिन्न होते हैं। तो ये भी दोस्तों प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूकेरियोट्स से अलग होते हैं, इनसे डिफरेंट होते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। दोस्तों क्या कारण है इनके अलग होने का, तो इस कारण को भी अपन जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है आंतरिक झिल्ली नहीं होने के कारण ये जो है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स की दो मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों एक तो आता है जीवाणु और दूसरा आता है प्राच्य।
तो इन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि प्रोकैरियोट्स की मुख्य 2 श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में आप इनको ये भी देखना है कि इनको जो है अलग-अलग विकासवादी वंश भी माना जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, जिनको अपन प्राकेंद्रिकी भी कहते हैं दोस्तों, इन कोशिकाओं में कौन-कौन से जीव शामिल होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा इस प्रकार के जीव जो हैं वो प्रोकैरियोटिक यानी प्राकेंद्रिकी में उपस्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों, अपन बात करते हैं सुकेंद्रिक। तो सुकेंद्रिक का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको जो बोलते हैं यूकेरियोट्स भी कहते हैं। तो अपन इसके बारे में जानते हैं। इसमें देखें तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक अलग नाभिक वाले किसी भी कोशिका या प्राणी को सुकेंद्रिक यानी यूकेरियोट कहा जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि अपन इसके बारे में सुकेंद्रिक या यूकेरियोट्स के बारे में और जानें, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं नाभिक जिन्हें सुस्पष्ट गुणसूत्र होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक परमाणु झिल्ली में गिरा होता है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं देते हैं, तो हम भी इतनी ही मेहनत करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।